एडिटोरिया बिहार तथ्यसार का ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम लोग जो है बौद्ध धर्म से आगे का करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस बुक की खासियत यही है कि ये जो है बहुत जो है कम मटेरियल में काफ़ी कुछ समेटने की कोशिश किया है और हम लोग ज़्यादा वेस्ट जो है ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि अगर खासकर एंशियंट में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेन फोकस करना है मॉडर्न पे। तो अभी बस एक बार रीड करके हम लोग निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर कुछ याद करने वाला होगा तो उसको याद कर लेंगे। बाकी जनरली इसमें आपको वही टर्म्स मिलेगा जो आपको याद होगा, बस रिवीजन के तौर पे आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण, देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बेहतर है, उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा है। क्वेश्चन ये बहुत ही आ चुका है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को किसने कहा था, तो एडविन एल्ड्रिन, इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे। तो ये नाम याद कीजिए, एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। आगे देखिए, बुद्ध ने 4 जो है दृश्य देखे। सबसे पहले जो है इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब बूढ़ा व्यक्ति होगा तो दूसरी बार इन्होंने उसको, कोई बूढ़ा होगा तो बीमार होगा ही, बीमार व्यक्ति देखा। एक 100 देखा और फाइनली जो है एक सन्यासी को देखा। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु जो है रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। यानी कि पहले गुरु से संतुष्ट जितना नहीं हुए, उसके बाद से उन्होंने दूसरे गुरु से जो है शिक्षा ली और उसके बाद भी इन्होंने अपना जो है पर्सनली तपस्या किया। और फाइनली 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फिर फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुआ। अब जरा शॉर्ट देख लेते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल, जहाँ पे आपके अशोक गए थे तो क्या किए थे, ये जो है टैक्स सिस्टम क्या कर दिया था, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। 483 कैसे याद रखेंगे, 483 जो है वो बिहार का जो है लंबाई हो जाएगा। बिहार का लंबाई 483 किलोमीटर है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन है और उनके माता का नाम जो है महामाया देवी, जो आई थिंक 7वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण शुद्धोधन ने जो है प्रजापति गौतमी से शादी किया। इस तरह जो है गौतम बुद्ध का लालन पालन का कार्य जो है प्रजापति गौतमी यानी उनकी मौसी ने किया, सौतेली माँ या मौसी। उनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, सौतेले भाई का नाम जो है देवदत्त था और उनके कुल का नाम शाक्य क्षत्रिय था, इसीलिए इनको शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रिय घोड़े का नाम इनका कंथक था और सारथी का नाम जो है चाण था। बौद्ध धर्म के जो है 4 आर्य सत्य क्या है, तो 4 आर्य सत्य में देखेंगे। सबसे पहले दुख, यानी संसार दुखमय है। दुख समुदाय यानी दुख का कारण जो है वो तृष्णा है। दुख निरोध यानी कि दुख निवारण है तो तृष्णा पर विजय आवश्यक है। जाहिर सी बात है, जो कारण है उसी पे विजय प्राप्त कर लीजिए। और दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु जो है अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। और वो 8 मार्ग जिनका आप अगर संकल्प ले लेते हैं, जिनके मार्ग पे चल रहे हैं, 8 का जो है पालन कर लेते हैं, तो आप दुख से फ्री हो जाइएगा। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में देखेंगे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन से हैं, देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और जो है जैन धर्म के त्रिरत्न। क्वेश्चन यही आता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं। अगर उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को पूछ रहा है या जैन धर्म के त्रिरत्न को। अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछा तो बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएगा, ठीक है। और अगर जैन धर्म का पूछा तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। और त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये 3 वाला जो है ना, थोड़ा कंफ्यूज अगर कर रहा है तो आप इसको क्लियर कर लेंगे।
बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। बुद्ध ने अपने उपदेश में किस भाषा में दिए हैं? ज़्यादातर ये जो है पाली भाषा में ही इन्होंने अपने सारे उपदेश दिए हैं, लोकल लैंग्वेज। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, क्योंकि वर्षा ऋतु जो है ये यही बिताया करते थे। अब वर्षा ऋतु का ऑलरेडी जो है 5 से 6 महीने जो है हो जाता था समय काल पहले, तो जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक समय कहाँ पे चला जाएगा? आपका कौशल में ही चला जाएगा। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हो गई। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है जातक कथा में मिलती है। जातक कथा में इनके पुनर्जन्म की कथा है, ठीक है। पुनर्जन्म की कथा जो है जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 शील यानी 10 आचरण थे, और 10 आचरण में देखेंगे बुद्ध के निर्माण नहीं, बुद्ध के निर्माण हो गए यहाँ पे, निर्वाण के मार्ग पे। अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, ठीक है, परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो उस मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को यानी 10 आचरण को अपनाने की जरूरत है। सबसे पहला सदा सत्य बोलना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी कि जो है धन संचय नहीं करना है, ज़्यादा धन इकट्ठा करके नहीं रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये 5 तो मतलब कि जो है हर किसी के लिए, चाहे वो जो है बौद्ध धर्म का जो है भिक्षु ही क्यों न बन गया हो, या फिर बौद्ध धर्म को पालन करने वाला कोई गृहस्थ ही क्यों न हो, ये 5 को पालन करना अनिवार्य था। बाकी ये 5 जो थे वो गृहस्थों के लिए छूट दी गई थी कि गृहस्थ इसका पालन नहीं करेंगे। गृहस्थ जीवन जीते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है वो इसका पालन नहीं करेंगे, छठे से लेकर 10वें तक का। लेकिन 1 से 5 तक का वो बौद्ध भिक्षु भी पालन करेंगे और गृहस्थ वाले भी। और बौद्ध भिक्षुक जो बन गए हैं उनके लिए 10 का पालन करना अनिवार्य था। तो देख लेते हैं कि बौद्ध भिक्षुक को और क्या क्या करना है। तो नृत्य गायन का जो है त्याग करना है, लेकिन गृहस्थ जीवन जीने वाले क्या करते हैं? इसको पालन कर सकते हैं। असमय भोजन का त्याग करना है भिक्षुओं को। कोमल सैया का त्याग करना है, यानी कोमल सैया पे नहीं सोना है। श्रृंगार प्रसाधनों का जो है त्याग करना है, मध्य सेवन का त्याग करना है। ये 10 के 10 किसको फॉलो करने हैं? तो ये 10 के 10 फॉलो करना था जो है आपको बौद्ध भिक्षुओं को, और जो गृहस्थ जीवन जीने वाले थे उनको सिर्फ 5 का पालन करना था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का। आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उनके प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। और यौवन का क्या है? सांड। महाभिनिष्क्रमण, जिसको गृह त्याग, जो सबसे पहले गृह त्याग किए थे तो उसका नाम पड़ा महाभिनिष्क्रमण। और ये जो हो जाता है वो आपका घोड़ा से भागे थे, तो वैसे भी आप गृह त्याग घोड़ा से रिलेट कर लीजिएगा। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति, पीपल वृक्ष, ठीक है। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण शब्द दिया गया है, और इसका जो है पदचिन्ह यानी कि स्तूप या फिर पदचिन्ह इसका प्रतीक है। और धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करेंगे, जो प्रथम उपदेश जब इन्होंने दिया था तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन से संबोधित किया गया, और इसके लिए जो है चक्र जो है इसका प्रतीक है। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। हीनयान क्या थे? परिवर्तन विरोधी थे, यानी कि जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। और जो आपका महायान था ये आपका परिवर्तन समर्थक थे। ध्यान रखेंगे हीनयान वाले जो है साउथ एरिया में हीनयान मिलेंगे, नॉर्थ में आपको महायान मिलेंगे। अगर बाय द वे क्वेश्चन में आ गया कि यहाँ के अगर बाय द वे नॉर्थ का कोई अगर राजा का ही नाम ले ले तो क्या वो हीनयान का समर्थक था कि महायान का समर्थक था? तो आप समझ लीजिए कि नॉर्थ की बात कर रहा है, यानी कि वो महायान का समर्थक होगा। जो साउथ में जाएंगे वो हीनयान के समर्थक हो जाएंगे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा व्रजयान का विकास हुआ। व्रजयान जो है बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिसने बौद्ध धर्म को ले डूबा, ठीक है। यानी आज के डेट में जो उत्तर भारत में हम देखेंगे कि जो है एक बोध गया को छोड़ के कहीं बौद्ध धर्म देखने को नहीं मिलती है। वजह ये व्रजयान शाखा था। एक समय था कि जो है यूपी, बिहार और ये मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र में सिर्फ बौद्ध ही बौद्ध जहाँ पे पाए जाते हो वहाँ पे व्रजयान शाखा ने बौद्ध धर्म को जो है निस्तो नाबूद कर दिया। वजह यही था कि जिस बुनियाद पे बौद्ध धर्म खड़ा हुआ था, यानी कि इनका क्या था? इनका था कि भाई जो है सब चीज़ों का त्याग करना है, यानी 10 शीलों का पालन करना है। और ये जो है व्रजयान शाखा जो है राजसी संरक्षण ले लिया, और फिर जो है मदिरा पान करना, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना, ये इनका काम हो गया व्रजयान शाखाओं का। जिसको देख के जो है नागरिक जो है इसको नागरिकों के मन में लग गया कि नहीं ये जो है ज़्यादा अच्छा धर्म नहीं है, और फाइनली जो है इसको त्याग दिया गया।
तो बौद्ध धर्म की सारी अच्छाइयों को ले डुबाने वाला ये शाखा है व्रजयान शाखा। आगे देखते हैं बौद्ध संगीति या फिर सभा की बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय जो है 383, तृतीय 250 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम जो है राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु उस समय शासक थे, अध्यक्षता किए थे महाकश्यप ने। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, सूत पिटक की रचना जो है आनंद ने किया था। विनय पिटक की बात करेंगे तो उपाली ने किया था। तो आनंद और उपाली वैसे भी जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो आनंद ने क्या किया, सूत पिटक का, और विनय पिटक का उपाली ने, और अभिधम्म पिटक का जो है मोगलीपुत्तिस्य ने किया था। तो तीनों का याद रखेंगे, आ जाता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पे हुआ था, कौन शासक था, कौन अध्यक्ष था, ये नहीं पूछता है। इसमें क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, अब ये पूछता है। द्वितीय बौद्ध संगीति में 383 ईसा पूर्व में जो है वैशाली में हुआ था। कालाशोक शासक थे, सबाकामी अध्यक्ष थे, और महासंघिक एवं अस्थावीर में विभाजन हो गया। तो विभाजन याद रखेंगे, यही क्वेश्चन यहीं से उठेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था। तो महासंघिक एवं अस्थावीर के रूप में जो है विभाजन हुआ था। आगे देखेंगे तृतीय में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अशोक के समय में हुआ था, और मोगलीपुत्तिस इसकी अध्यक्षता किए थे, और अभिधम्म पिटक का जो है संकलन किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में वसुमित्र जो है वो आपकी अध्यक्षता किए थे, और अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे। इसमें हीनयान एवं महायान में जो है विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। अब ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन एक ही आता है आज के डेट में कुछ एग्जाम्स में कि उपाध्यक्ष कौन थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के। तो अश्वघोष को याद रखेंगे। ठीक है, वसुमित्र क्या थे, अध्यक्षता किए थे। अश्वघोष क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और महायान एवं हीनयान में विभाजन। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ये पूछता है अब एग्जाम में कि सूत पिटक में क्या है। विनय पिटक में क्या है, तो संघ के नियमों का संकलन है। और अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। सबसे बृहद पिटक, जो सबसे बड़ा वाला पिटक है, जिसका संकलन किसने किया था, आनंद ने किया था। इसीलिए आ जाता है कि सूत पिटक का जो संकलन किसने किया था, तो आनंद ही मारेंगे आप। विनय पिटक की बात करेंगे तो सबसे लघुतम पिटक का संकलन जो है उपाली ने किया था। और अभिधम्म पिटक की बात करेंगे तो इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्तिस ने किया था। बौद्ध धर्म के जो है पवित्र स्थल की बात करेंगे तो चैत्य क्या है, चैत्य जो है बौद्ध धर्म का पूजा घर को चैत्य कहा जाता था। स्तूप जो है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल था। और विहार की बात करेंगे तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल को विहार कहा जाता था। अब बात करते हैं जैन धर्म का। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जो हो जाएंगे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव का जो है आपका प्रतीक कौन सा जानवर था, तो यहाँ पे देखेंगे वृषभ था। वृषभ यानी बैल था, तो इनको वृषभ नाथ भी कहा जाता है। और सबसे प्रथम थे। ठीक है, प्रथम थे इसलिए आदि मतलब क्या होता है, पुराना, यानी कि आदिनाथ भी इनको कहा गया है। तो ज़रा लिंक कर लेंगे, याद रहेगा। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। इनके पिता जो है अश्वसेन काशी के राजा थे, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है सम्मेद पर्वत पर हुई थी। किनको, पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 4 महाव्रत की शिक्षा दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। आप देखे थे बौद्ध धर्म में भी आपको देखने को मिला था। तो कुल मिला के लिंक होता है। ठीक है, चीज़ें जो है एक दूसरे से मैच करती हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि जाहिर सी बात है धन संचय न करना। इसमें पांचवा महाव्रत जोड़ दिया जाएगा महावीर स्वामी की तरफ से, और वो होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य जो हो जाएगा वो। और अगर आप बौद्ध धर्म का 10 सील देखते हैं तो 10 सील में शुरू का 5 देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि ये बौद्ध धर्म में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों सांख्य दर्शन से ही ज्ञान प्राप्त किए थे, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, या फिर महावीर स्वामी हो। दोनों ने किससे ज्ञान प्राप्ति किया था, तो सांख्य दर्शन। दोनों ने सांख्य दर्शन को ही पढ़ा था। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी का। तो वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, ये क्या थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ जो है ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। किसके कुल के, ज्ञात्रिक कुल के। आप जब ज्ञात्रिक कुल की बात आएगी तो आप देखेंगे वज्जी संघ में जो आपका 8 जनपद था, उसी में से एक था ज्ञात्रिक। ठीक है,
उनकी माता जो है त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की जो है राजकुमारी थी। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कौन सी थी? तो उनकी माता का नाम त्रिशला जो था वो थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति जो है, कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जुरुम्भिक ग्राम में रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हो जाएंगे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हो जाएंगे? बुद्ध, धम्म, संघ। त्रिपिटक कौन सा है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हो जाएंगे। जैन धर्म में कुल तीर्थकर जो हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी ही। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के जन्म जो है 540 और मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान जो है कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या फिर अनुजा। माता या फिर दामाद का नाम जो है जमाली हो जाएगा। कुल का नाम ज्ञात्रिक। और ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार जो है महावीर स्वामी का जो नया वाला एनसीईआरटी है उसके अनुसार महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में, जबकि यहाँ पे कितना दिया है 540। तो ध्यान रखेंगे अब हम नया वाले को फॉलो करेंगे। 599 ईसा पूर्व और मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ही आ गया जिसमें ऑप्शन ही ये नहीं है और यही दोनों में से कोई एक है तो आप इसी के साथ जाएंगे, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। जैन धर्म के 5 महाव्रत की बात करते हैं तो सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करना है। 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। और जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं प्रतीक की बात करेंगे तो प्रथम के क्या हो जाएंगे? ऋषभदेव बैल या फिर वृषभ हो जाएंगे। द्वितीय के अजीतनाथ हाथी हो जाएगा। 23वें के जो हो जाएंगे पार्श्वनाथ सर्प हो जाएगा। और 24वें के जो है महावीर स्वामी ये हो जाएगा आपका सिंह। आगे देखते हैं, जैन संगीतियाँ मात्र 2 ही हुई हैं। प्रथम जैन संगीति जो है 310 ईसा पूर्व में और द्वितीय जो है 512 ईस्वी में हुई है, यानी कि टोटल 800 का अंतर है, ठीक है, लगभग जो है 800 का अंतर है। और स्थान की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र बिहार में पहला हुआ था और वल्लभी गुजरात में जो है दूसरा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है प्रथम जैन संगीति हुई थी 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में, और इसकी अध्यक्षता जो है आपका स्थूलभद्र ने किया था। विशेषताएं याद रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से आ रहा है अब, ठीक है, क्वेश्चन अब यहीं से आ रहा है। दिगंबर एवं श्वेतांबर में जो है श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। तो जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति, इसमें दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट गए थे। साथ में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था और द्वितीय में इसकी अध्यक्षता जो है देवर्धीश क्षमाश्रमण ने किया था। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया यहाँ पे, ठीक है। याद करने वाली बात इसमें से 2 चीज़ें याद रखेंगे, एक दिगंबर एवं श्वेतांबर का जो है विभाजन, साथ में अध्यक्षता इसमें दोनों का पूछता है अभी भी, स्थूलभद्र और देवर्धी क्षमाश्रमण दोनों को याद रखेंगे। पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा जो है आपका वल्लभी गुजरात में, वो ईस्वी नहीं पूछता है, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गई। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और अनेकांतवाद का संबंध या फिर स्यादवाद का संबंध या फिर सप्तभंगी ज्ञान का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है राजगृह में दिया था, जैसे उन्होंने जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, इन्होंने कहाँ दिया है? राजगृह में दिया है। जैन धर्म, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का विभाजन जो है प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हुआ, ठीक है। और दिगंबर जो है भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया। दिगंबर ने क्या किया? दिगंबर जो अपनाए, दिगंबर वालों का नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु ने, ठीक है। भद्रबाहु ने दिगंबर का नेतृत्व किया और इसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। और श्वेतांबर जो है ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में, ये स्थूलभद्र ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था श्वेतांबर वालों का, और इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा दिगंबर की तुलना में ये कम कठोर था। तो ज़्यादा कठोर कौन सा हो जाएगा? दिगंबर। इसका नेतृत्व, दिगंबरों को नेतृत्व किसने प्रदान किया? भद्रबाहु ने। परिवर्तन स्वीकार नहीं करना है इसमें, और पूर्ण नग्नता एवं कठोरता आपको देखने को मिलेगा। ये जो तमिलनाडु वगैरह में जो जैन धर्म का, अगर बाय द वे यूट्यूब पे वगैरह पे भी देख लेते हैं तो वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा पूर्ण नग्न वो दिखाई देंगे।
जैन धर्म के जो भी साधु या महात्मा रहेंगे। और श्वेतांबर की बात करेंगे तो स्थूलभद्र नेतृत्व प्रदान किया है, और ये जो है कम कठोर है और परिवर्तन को स्वीकार किया गया है, श्वेत वस्त्र धारण किया गया है। शुंग वंश की बात करते हैं अब। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग क्या था, तो ये ब्राह्मण था, वह बृहदत्त का जो है सेनापति था। पुष्यमित्र ने जो है सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को जो है विफल किया था। यवन जो आक्रमण किए थे उनके आक्रमण को विफल करने का कार्य जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, कई बार आ चुका है, याद रखेंगे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसमें इनके पुरोहित जो थे पुष्यमित्र शुंग के, प से पुष्यमित्र शुंग, प से पतंजलि, ठीक है, तो ये थोड़ा लिंक कर लेंगे। पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में जो है राजा बना। और कालिदास के नाटक है मालविका अग्निमित्रम, और इसमें अग्निमित्र जो है यही अग्निमित्र है, पुष्यमित्र का पुत्र जो है अग्निमित्र, उसका और साथ में मालविका का जो है वर्णन किया गया है। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका देवभूति था, और देवभूति को मारने का कार्य करेगा वसुमित्र, और वसुमित्र देवभूति को मार के जो है कण्व वंश की स्थापना करेगा। वसुमित्र शुंगों के अमात्य थे। जैसे कि आपका देखेंगे पुष्यमित्र शुंग क्या था, वो सेनापति था, जबकि वसुमित्र क्या था, वसुमित्र जो है वो शुंगों का मंत्री था। और कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश ही था, जैसे कि आपका शुंग वंश है, पुष्यमित्र शुंग भी क्या था, वही ब्राह्मण था, और ये भी ब्राह्मण वंश है। इस वंश का अंतिम शासक जो है वो आपका सुशर्मा हुआ, और सुशर्मा को मारने का कार्य जो है शिमुक ने किया, और शिमुक ने सुशर्मा को मार के जो है कण्व वंश का अंत कर दिया। तो वही सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम क्या है, शिमुक, और इसने सुशर्मा की हत्या करके कण्व वंश का अंत कर दिया। अब बात करते हैं कुषाण वंश का। मौर्योत्तर काल में कमजोर होते हुए राजनीतिक की स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इसमें सबसे पहले जो है आप याद रखेंगे ISPK, इंडो यूनानी, और उसका से शक के बाद पहलव, पल्लव के बाद के से कुषाण, तो ISPK, ठीक है, ISPK याद रखेंगे। इसमें सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे। इंडो यूनियन जो है ना, ये आपके आए थे, हिंद यूनानी जो है सबसे पहले आए थे। उसके बाद से आएंगे शक, इसके बाद से एस से शक और पी से पल्लव आएंगे। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण जो हैं ये आपके सबसे अंतिम थे। कुषाण जो है चीन के यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक जो है कुजुल कटफिसस, 2 याद रखेंगे, कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस। कुजुल कटफिसस का कार्य क्या था, इसके नाम से क्वेश्चन एक आता है कि तांबे का सिक्का का प्रचलन किसने किया था, तो कुजुल कटफिसस ने। और सोने की बात करेगा तो भीम कटफिसस, तांबे की बात करेगा तो कुजुल कटफिसस, और सोने की बात करेगा तो भीम कटफिसस या फिर कटफिसस द्वितीय। ये हो गया कटफिसस 1, कुजुल कटफिसस 1 हो गया, और भीम कटफिसस द्वितीय हो गया। तो कटफिसस द्वितीय ने जो है सोने के सिक्के को जो है प्रचलन में लेके आया था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो है कनिष्क हो जाएगा। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की। अब ये देखिए क्वेश्चन एक आ गया, अश्वघोष ने क्या किया है, बुद्ध चरित की रचना किया है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र से जो है, जब पाटलिपुत्र का विजय किया था कनिष्क ने, तो उसी समय ये वहाँ पे जो है एज जो भी है विद्वान थे तो इनको साथ में लेकर गया। तो अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की को कनिष्क ने जो है पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का जो है विकास हुआ। गांधार एवं मथुरा कला का विकास कब हुआ, कनिष्क के समय में ही हुआ है, ध्यान रखेंगे। कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कराया। कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया, और कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। गुप्त वंश की बात करेंगे तो गुप्त वंश का स्थापना जो है वो श्रीगुप्त, जो 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी इसने किया था। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना किया, और इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त हुआ। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की जो है उपाधि ली थी। तो महाराजा की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन हो जाएगा, तो घटोत्कच गुप्त हो जाएगा, इसने महाराजा का। अब अगला जो आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि लेंगे। क्या लेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि लेंगे, ध्यान रखेंगे। इस वंश का, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। उसने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। कहीं कहीं 319/20 लिखा रहता है, 319/20, ठीक है, यानी 319 से 20 के टर्म में ये चलाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवियों की राजकुमारी जो है कुमार देवी से विवाह किया था। और कुमार देवी कौन थी, ये लिच्छवियों की राजकुमारी थी। वह
प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसको जो है परक्रमांक, अप्रतिरथ, ये दोनों उपाधियाँ, साथ में भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। परक्रमांक या फिर अप्रतिरथ की उपाधि किसको दिया गया था, समुद्रगुप्त को। और भारत का नेपोलियन किसने कह के संबोधित किया, इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। किसने कहा था, स्मिथ ने, इतिहासकार स्मिथ ने। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा जो है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है कि इसने कौन कौन से अभियान किए थे। यानी उत्तर में जो है 9 राजाओं को पराजित किया था और दक्षिण में 12 को जो है विजित किया था, यानी हराया था 12 को, और 12 को हरा के जो है प्रदेश जीते थे। तो ये सारा जो है उल्लेख कहाँ किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है, तो हरिसेन द्वारा रचित है। समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी कहा गया है और समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। उस समुद्रगुप्त ने जो है वैष्णव धर्म जो है अपनाया था, यानी वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं, यानी इसने भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और जबकि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, क्लियर है। और समुद्रगुप्त द्वारा भी जो है अश्वमेध यज्ञ कराया गया है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है रामगुप्त को हत्या कर दिया और स्वयं को जो है राजा घोषित कर दिया। ये एक्चुअल में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है और ये जो रामगुप्त, ये क्या थे, भाई थे, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक अगर आपको बाय द वे यूट्यूब पे खोजिएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक, तो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। किसको पराजित किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली, और चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधियाँ भी इसने धारण किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया। किस से, एक तो ध्रुव देवी, दूसरा कुबेर नाग, इन दोनों से विवाह किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुबेर नाग से जो है पुत्री पैदा हुई और उस पुत्री का नाम पड़ा प्रभावती गुप्त, और इस प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ। यानी पति पत्नी कौन हो गए, प्रभावती गुप्त और रुद्रसेन द्वितीय। लेकिन रुद्रसेन कुछ समय बाद जो है मारा जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में जो है शासन किया, और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर जो है विजय प्राप्त की। जाहिर सी बात है कि बाप बेटी का अब चल रहा है शासन, एक तरफ पिता है, दूसरी तरफ जो है पुत्री है, और जब पुत्री को सहयोग करेगा ही करेगा, तो गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त करती है कौन, तो प्रभावती, और हेल्प कौन करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, और सबसे जो है क्या कहेंगे, सुनहरा जो है काल चला है ये आपका वाकाटक का और जो है आपका गुप्त वंश के बीच में अच्छा संबंध इसी समय चला है, जब आपका जो है प्रभावती के हाथों में एक तरीके से शासन था। तो ये सबसे जो है सुनहरा माना जाता है दोनों वंशों के लिए। आगे देखते हैं चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्ष यानी कि 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक रहा था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। तो पूछ देगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्र नाम से कहाँ संबोधित किया जाएगा, 2-4 स्तंभ का नाम दे देगा, उसमें ध्यान रखेंगे मेहरौली लौह स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, और ये भी है क्वेश्चन कि मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस राजा से है, 4 गो राजा का नाम दे देगा, तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वाराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, छपणक और भर्रुचि थे। कुमारगुप्त प्रथम की बात करते हैं, जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। ये जो इसके दूसरी पत्नी जो थी कुबेरनाग से तो प्रभावती गुप्त पैदा हो गई, और ध्रुव देवी से पैदा हुए थे आपके कुमारगुप्त प्रथम, और यही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में जो है शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। तो आपको याद करने की क्या जरूरत है, एक कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, ऑप्शन दे देगा कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त तृतीय, ठीक है। मतलब जनरली लोग कुमारगुप्त याद करते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ये एक बार एनडीए में क्वेश्चन भी आया था।
कुमारगुप्त प्रथम की कुमारगुप्त तृतीय, तो ज़रा क्लियर रहिएगा, कुमारगुप्त प्रथम। स्कंदगुप्त की बात करते हैं 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। अभिलेख में हूणों को जो है मल्लेच्छ कहा गया। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। क्या करवाया है? यहाँ पे सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया है। और स्कंदगुप्त ने जो है शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या, कौन सी उपाधि स्कंदगुप्त को मिला था? शक्रादित्य। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त था। अंतिम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और वो कौन से था? ये था आपका विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का जो है अंत हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक को याद रखिएगा, ये आ जाता है। जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। 5 गांव ये दिया गया था इनको, और इन्होंने जो है 5 गांव मिलने के बाद जो है उसमें संवर्धन प्रदान किया था, यानी वहाँ पे विकास किया था बौद्ध धर्म का। हेनशांग के यात्रा के समय विश्वविद्यालय के प्रमुख जो है आचार्य शीलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 जो है शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र और व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में जो है विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था, और प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। जैसे पीटी मेंस इंटरव्यू जैसे होता है ना, वैसे ही उस समय भी होती थी, ठीक है। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय, और उस समय पीटी रूप अलग था। उस समय प्री का काम कौन करता था? द्वारपाल ही कर लेता था, ठीक है। यही जो है पहला परीक्षा लेता था, दूसरा परीक्षा और तीसरा परीक्षा कोई और लेते थे। आगे देखते हैं। इस विश्वविद्यालय में जो है स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन हो गया, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए जो है 200 गाँव दान में दिए गए थे, कि आप जो है इसको चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है उसका जो है कहाँ से लेंगे? तो ये 200 गांव जो हम दान में दे रहे हैं, यहीं से आप जो है धन यानी राजस्व की वसूली करेंगे, और इससे जो है इस विश्वविद्यालय को जो है चलाने का कार्य करेंगे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो है विशाल पुस्तकालय था, जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन 3 भवनों में कुल 90 लाख पुस्तकें जो है संधारित थी। इन पुस्तकालयों के नाम याद रखेंगे, इन तीनों पुस्तकालयों के नाम: रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर, ठीक है। तीनों में रत्न 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 है, साथ एक में रंजक है, एक में दधि लगा हुआ है, रत्नोदधि, और एक में सागर लगा हुआ है। प्राचीन काल में जो है स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि कब शामिल किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की सूची में, तो 2016 में। और 2006 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया, तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 2010 ईस्वी से विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब बात करते हैं गुप्त प्रशासन। गुप्त प्रशासन से क्वेश्चंस आजकल किसी भी प्रशासन से, चाहे वो मौर्य हो, गुप्त हो, प्रशासन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और वो बनते नहीं हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, यानी जितनी केंद्रीकृत आप मौर्य काल में देखने को मिलता है उतना केंद्रीकृत जो है वो गुप्त प्रशासन में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश जो है कई भुक्ति यानी कि कई प्रांत में, भुक्ति प्रांत ही हो गया, ठीक है। और जो है प्रांत कई विषय यानी कि जिला, भुक्ति कह लीजिए, प्रांत कह लीजिए, राज्य कह लीजिए आज के संदर्भ में, और उस समय विषय कह लीजिए, आज के समय में जिला कह लीजिए। और यहाँ पे ग्राम के रूप में विभाजित था। देश का प्रधान जो है गोप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरिक, विषय का प्रधान विषयपति तथा ग्राम का प्रधान जो है ग्रामिक होता था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय की स्रोत थी। कृषि पर 1/4 से 1/6, जबकि मौर्य काल में 1/6 था, ध्यान रखेंगे। और यहाँ भी 1/4 से लेकर 1/6, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे 1/4, और जहाँ पे कम उपजाऊ भूमि है वहाँ पे 1/6। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी जो है कर प्राप्त किया जाता था, ठीक है। व्यापार एवं उद्योग से भी जो है टैक्स इस पे भी लगता था, व्यापार एवं उद्योग पर भी।
गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो था आपका ताम्रलिप्ति था, जबकि मौर्य में क्या था, भरूच था। ठीक है, भरूच या फिर भरूच जो गुजरात में है वो था। और यहाँ पे बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट गुप्त काल में कौन सा हो गया, ताम्रलिप्ति। तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर जो है वो आपका उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को जो है रुपया का कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का जो है उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपका गुप्त काल में ही। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। जो भी अछूत जाति थे इनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। और इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई, यानी कि उतनी अच्छी नहीं रह गई। ठीक है, थोड़ी सी कमी आई। इस काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो भानुगुप्त से है, ध्यान रखेंगे। गुप्त कला की बात करते हैं तो गुप्त कला आता भी है, जैसे मौर्य कला आता है, गुप्त कला आता है, तो वैसे गुप्त कला से भी क्वेश्चन आते हैं और ये मेंस में आते हैं। और ये आएगा 7 से 8 नंबर के जो है क्वेश्चंस में आता है। शॉर्ट आंसर में आ रहा है, आज का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ रहा है ये क्वेश्चन। गुप्त कला की बात करेंगे तो गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला एवं मूर्ति कला एवं साहित्य कला का जो है विकास हुआ। किसका किसका, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण जो नागर शैली में, गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। यानी कि ये जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, नागर शैली के जो है मंदिरों का निर्माण इसमें देखने को मिलेगा। गुफाओं के निर्माण में जो है अजंता गुफा जो महाराष्ट्र में है, बाघ गुफा जो मध्य प्रदेश में, का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही हुआ। यानी अजंता और बाघ गुफा का निर्माण किसके समय में हुआ है, गुप्त काल के दौरान। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला का जो है प्रमाण मिले हैं। गुप्त काल से संबंधित जो साहित्य है जो इनका विकास हुआ है वो भी देख लेते हैं। जैसे कालिदास ने किस किस साहित्य का रचना किया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का, मालविकाग्निमित्रम का, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम, ये सब की रचना किसने किया है, तो कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार ये सब रहेगा। विक्रमोर्वशीयम भी इन्हीं का है, ध्यान रखेंगे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र का, अमर सिंह ने अमर कोश का, नाम से ही लग रहा है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम का, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया था। और इम्पोर्टेंट ये नहीं कि ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया था, वो तो कोई भी मार देगा, ब्रह्मगुप्त। इंपॉर्टेंट है कि भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मगुप्त को। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है। कामंदन ने जो है आपका नीतिसार लिखा है। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका की जो है रचना किया है। इंपॉर्टेंट ये है 10 गीतिका, क्योंकि आर्यभट्टियम तो सब पता है, सूर्य सिद्धांत भी जनरली क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 10 गीतिका थोड़ा कम आया है। ठीक है, तो 10 गीतिका के भी रचनाकार कौन है, आर्यभट्ट ही हैं। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि गुप्त काल से संबंधित अगर बाय द वे आ जाएगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कह के संबोधित किया, तो इतिहासकार स्मिथ ने। यानी गुप्त काल के बारे में अगर एक इतिहासकार को रटना है तो याद कर लीजिए स्मिथ। ठीक, अब आगे बात करते हैं पालवंश का। पालवंश की स्थापना जो है गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की रचना जो है स्थापना किसने किया है, गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, धर्मपाल ने। धर्मपाल सबसे प्रमुख शासक भी कौन था, धर्मपाल ही। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर में है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ में है। लोकेशन भी याद रखिए। अब सोमपुर महाविहार की बात करते हैं जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। इसका निर्माण भी जो है सोमपुर महाविहार का और साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों का निर्माण जो है धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार, पूछ देगा कि कौन सा पाल शासक है जिसका संबंध त्रिपक्षीय संघर्ष से था, तो ये सबसे महान शासक पाल वंश का वो है धर्मपाल, उसी का संबंध जो है त्रिपक्षीय संघर्ष से था। इसने प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ, कौन, धर्मपाल। वत्सराज ने क्या किया, वत्सराज ने राज किया और धर्मपाल को जो है हरा दिया। लेकिन बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज दोनों को हराया है। एक समय था जब वत्सराज ने धर्मपाल को हराया था, लेकिन कुछ समय बाद राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के साथ साथ प्रतिहार शासक वत्सराज को भी
पराजय का सामना करना पड़ा, और पराजित करने वाला कौन था? धर्मपाल ने पराजित किया था इन दोनों को। कुछ समय के लिए जो है कन्नौज पर अधिकार भी किया था। किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने जो है उत्तरापथ स्वामीन की जो है उपाधि धारण की थी, और धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। ध्यान रखेंगे, देवपाल ने क्या किया है? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया है। आगे देखेंगे, देवपाल ने जावा, जो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने के लिए जो है 5 गांव दान में दिए थे। जैसा कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इनका नाम आया था बालपुत्र देव का, और यही आता है, बार बार आता है ये, तो इसको रट जाइए आप। देवपाल के बाद जो है विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया, और पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल इस कला के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। एक आपका क्या हो गया? मौर्य कला हो गया, दूसरा हो गया गुप्त कला, तीसरा हो गया आपका पाल कला हो गया, साथ में मधुबनी पेंटिंग हो गया, पटना कलम हो गया। ठीक है, तो अगर इतना कर देते हैं तो आपका एक शॉर्ट आंसर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल को याद रखिएगा, दोनों नाम इस कला के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उनकी राजधानी है। जैसे बृहदत्त के समय राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगिरी थी, और ये मगध की पहली राजधानी ही मानी जाती है, गिरिब्रज या राजगिरी। जाहिर सी बात है, इसके बाद आपको पता है कि जब उदयन आएगा तो पाटलिपुत्र कर देगा, लेकिन बिंबिसार के समय में भी गिरिब्रज या राजगिरी ही रहेगा। उदयन आएगा, पाटलिपुत्र कर देगा जो है शिशुनाग। शिशुनाग के समय में भी जो है शिशुनाग ने वैशाली कर देगा। शिशुनाग क्या करेगा? शिशुनाग अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र कर देगा, वैशाली कर देगा। लेकिन जब इसी शिशुनाग वंश का अगला शासक कालाशोक जब आएगा तो ये फिर से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बना देगा। ध्यान रखेंगे, तो एक बीच में परिवर्तन होगा शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग क्या करेगा? तो जो है आपका हरेक वंश के अंतिम शासक का नाम रहेगा नागदशक। नागदशक को मार देगा, तो विद्रोह न बढ़ के और राजधानी में रहना थोड़ा सेफ नहीं समझा होगा, इसलिए चल दिया ये वैशाली। लेकिन बाद के समय में अकालाशोक आएगा और पाटलिपुत्र पे जो है अपना फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेगा। नंद वंश के समय में पाटलिपुत्र ही रहेगा, मौर्य वंश के समय में भी पाटलिपुत्र ही रहेगा। कुषाण आपको पता है, पुरुषपुर या पेशावर कह लीजिए, और साथ में मथुरा, ये इनकी राजधानी रहेगी। गुप्त वंश के समय में पाटलिपुत्र ही रहेगा। और पाल वंश में आप देख रहे हैं कि देवपाल, ठीक है, धर्मपाल के बाद जब देवपाल शासक बना है तो देवपाल ने क्या किया है? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया है, तो इसको भी याद रखेंगे, पाल वंश के समय में जो है मुंगेर रहेगा। प्राचीन बिहार इतिहास के जो है प्रमुख साहित्य की बात करते हैं तो आपको पता है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, और इसमें पैसे की बात नहीं की गई है, बल्कि जो है पॉलिटी की बात की गई है, राजनीति की बात की गई है। निराज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपका अर्थशास्त्र है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला जो है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र को जो है बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म का महाकाव्य, पहला क्वेश्चन यही हो गया कि बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। इसके लेखक का नाम क्या है? अश्वघोष। अश्वघोष की अन्य उपलब्धि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है उपाध्यक्ष के पोस्ट पे थे ये। प्रज्ञा पारमिता की बात करते हैं तो शून्यवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में है? प्रज्ञा पारमिता में। या फिर शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो नागार्जुन ने। बात यही है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो नागार्जुन कई बार आया है, लेकिन प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत कम आया है, ध्यान रखेंगे। शियुकी की रचना जो है ह्वेनसांग ने की है, और भारत का जो है यात्रा विवरण इसमें है। इंडिका की बात करें तो इंडिका की रचना मेगस्थनी ने किया है, मौर्य साम्राज्य का विवरण है इसमें। मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की है, इसमें नागसेन और मिनांडर, ठीक है, और बैक्ट्रियन शासक मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ था उसका जो है संग्रहण इसमें है। ललित विस्तार में क्या है? तो बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। ललित विस्तार में लीलाओं का वर्णन किसके? तो बुद्ध के। तो ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। महावंश में श्रीलंका के राजाओं का जो है वर्णन है, और जातक कथाएं में जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है कहानियां है, पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथा में है। मध्यकालीन बिहार का इतिहास भी कर लेते हैं, छोटा सा है, ठीक है। इसके बाद से हम आधुनिक बिहार के इतिहास करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले देखेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार की बात करते हैं तो इसको भी 5 भाग में बांट दिया है। सबसे पहले तुर्क शासन में बिहार की स्थिति क्या थी, उसके बाद से देखेंगे कि इसमें स्थानीय वंश कर्नाट वंश की क्या भूमिका थी। अफगान शासन में, ठीक है, अफगान शासन में बिहार यानी शेरशाह सूरी के समय में बिहार की स्थिति क्या थी। सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या थी, और मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या थी, और मुगल काल के बाद तो आ ही जाता है आधुनिक काल, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं तुर्क शासन में बिहार।
तुर्क शासक जो है बख्तियार खिलजी, बिहार में जो है तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है वो बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में जो है बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था, उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। यानी जाहिर सी बात है, जब तुर्की बख्तियार खिलजी बिहार की तरफ रुख किया था तो उस समय उत्तर बिहार में किसका शासन था, तो कर्नाट वंश। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पैरेलल वे में लेके चलिएगा कि एक समय में जब ये आक्रमण कर रहा है उसी समय सेम समय में क्या हो रहा है, कर्नाट वंश शासन कर रहा है उत्तर बिहार में। बख्तियार खिलजी ने अपना पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ की विजय किया। सबसे पहले उदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने किया था, गोपाल ने किया था, ठीक है। 1198 ईस्वी में इसने जो है इस पर अधिकार किया और बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जो है नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था और उसने 1203 से 4 में नदिया जो बंगाल पर है वहाँ पे चढ़ाई की और सेन वंश की सेन वंश की क्या थी, नदिया या बंगाल क्या थी, सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन शासक जो है लक्ष्मण सेन था और लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, यानी नदिया से स्थानांतरित करके राजधानी लखनौती को बना लेता है। और ध्यान रखेंगे इस समय जब बख्तियार खिलजी ने जो है आक्रमण किया था बंगाल पे, उस समय कौन था सेन वंश का शासक, तो उस समय एक तो सेन वंश का शासन था। सेन वंश में कौन सा राजा था, तो लक्ष्मण सेन। ये दोनों याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी की जो हत्या एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी और उसके शव को बिहार शरीफ पे जो है इमादपुर में दफनाया गया, वहीं पे जहाँ पे सबसे पहले इसने जो है झंडा फहराया था उदंतपुरी बिहार में, जो बिहार शरीफ में ही है, उसी बिहार शरीफ के इमादपुर में जो है ये दफनाया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बख्तियार खिलजी के जो है संबंधित एक की सारे विश्वविद्यालय चाहे वो उदंतपुरी हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, सबको नष्ट करने का कार्य इसी ने किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये बिहार में उस समय बिहार में उत्तर बिहार पर कौन जो है शासन कर रहा था, तो कर्नाट वंशी जो है शासन कर रहे थे। वही बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल पे कौन था, तो सेन वंश का शासन था, उसमें भी लक्ष्मण सेन जो बिना लड़े ही डरकर भाग गया था। और इसने राजधानी जो है बख्तियार खिलजी ने नदिया से हटाकर लखनौती को बनाया था। बस ये 4-5 चीज़ें। और इसको मारा कौन था, अली मर्दान ने मारा था। इतने के बाद बख्तियार खिलजी से अब क्वेश्चन नहीं आएगा। स्थानीय वंश की बात करते हैं, कर्नाट वंश। स्थानीय वंश में कर्नाट वंश की बात करेंगे तो मिथिला के कर्नाट वंश पाल वंश के पतन के दौर में जो है पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा साम्राज्य का जब विघटन होता है तो कई छोटे छोटे जो है वंशों का जो है निर्माण हो जाता है या जो है उदय हो जाता है, कह सकते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, नान्यदेव। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी जो वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में है। और बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का जो है सेन वंश से संघर्ष चलता था। जाहिर सी बात है कि जब आते हैं बख्तियार खिलजी जब आता है तो ये जाहिर सी बात है कि ये रहा बिहार और ये रहा जो है आपका पश्चिम बंगाल। तो बिहार से होते हुए ही जाएगा पश्चिम बंगाल, और जब बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल जाएगा तो बिहार का जो है एक तरह से खटास है किसके साथ, सेन वंशी शासक से, ठीक है। तो ये कर्नाट वंशी ने क्या किया है, इसको नजराना भेंट किया और इसी नजराने का कुछ पैसा मिल गया। तो पैसा जाहिर सी बात है एक तरह से जो है शक्ति मिल गई, और इसका हेल्प लेके, क्योंकि ऑलरेडी द्वंद्व चल रहा है इनके बीच में, सेन वंश में और कर्नाट वंश में, तो इसको दिया और ये साथ में जो है बख्तियार खिलजी जाता है और आक्रमण करता है सेन वंशी पे, और फाइनली जो है लक्ष्मण सेन को भागना पड़ता है। कर्नाट वंश पे जो है तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामी ने की है। कर्नाट वंश पर जो है तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन ने अभियान किया है, किस पे, कर्नाट वंश पे। और इस बात की चर्चा किसने किया है, तो तिब्बती धर्मस्वामी ने किया है। जाहिर सी बात है बख्तियार खिलजी तो करेगा नहीं, कि बख्तियार खिलजी को तो भाई नजराना मिल चुका है, पैसे मिल चुके हैं इसको, तो ये क्यों आक्रमण करेगा उस पर। तो दूसरा सेनापति नाम है तुगरिल तुगन ने जो है इस पर अभियान किया था कर्नाट वंश पे। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का जो है संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक के समय गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान जो 1324-25 में किया था, इसमें कर्नाट वंश पर जो है विजय प्राप्त कर लिया था। गियासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय जो है कर्नाट वंश का शासक जो है हरिसिंह देव था। हरिसिंह देव समाज सुधारक भी था। इसका 1279 से लेके 1335 तक जो है इसका शासनकाल था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था और उसके समय में जो है पंजी प्रबंधन, ठीक है,
यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो है विकास हुआ था, रजिस्टर्ड करना, पंजी प्रबंध का जो है विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के समय में ही हुआ था। याद करने वाली बात क्या थी कर्नाट वंश से? तो कर्नाट वंश से इंपॉर्टेंट था आपका 3 नाम, एक नान्य देव, एक आपका नरसिंह देव और दूसरा है हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जब गयासुद्दीन तुगलक का अभियान हुआ, नरसिंह देव जब बख्तियार खिलजी आया और नान्य देव जब कर्नाट वंश का जो संस्थापक नान्य देव। बस 3 चीज़ याद रखेंगे, बात आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, सल्तनत काल में बिहार की बात करते हैं कि सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या थी। तो सल्तनत काल में आपको जो है इल्तुतमिश देखने को मिल जाएगा। उसका एक आक्रमण था, तुगलक वालों का जो आक्रमण था गयासुद्दीन तुगलक, उस समय आपको देखने को मिलेगा। प्लस में फिरोज शाह तुगलक भी जो है वो भी बंगाल अभियान करेगा, उस समय भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके साथ ही एक पुस्तक भी आपको देखने को मिलेगा मिन्हाज उस सराज की पुस्तक तबाकत नासरी में। यहाँ पे भी जो है बिहार नाम का उल्लेख पहली बार बिहार शब्द, बिहारी जो है बिहार शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है इसी तबाकत नासरी पुस्तक में, जिसके रचयिता है मिन्हाज सिराज। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे पढ़ते हैं, दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक जो है युद्ध का अखाड़ा बना रहा है। एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ बंगाल है, तो बीच में तो बिहार तो पीछेगा ही। ठीक है, इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर जो है अभियान किया था। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया। देखो इससे पहले क्या था, वो लोग जो है अपने किसी सेनापति या फिर किसी एक जो है कोई भी एक प्रमुख जिसको भेज दिया जाता था कि जाओ भैया देख लो थोड़ा सा उस साइड भी, खुद कोई नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया और उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया क्योंकि इसका उत्तराधिकारी उतना मजबूत नहीं था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में जो है मलिक जानी को नियुक्त किया। यानी कि जब बिहार को जीता इल्तुतमिश ने तो जाहिर सी बात है उसका किसी न किसी को तो सूबेदार बनाएगा ही। तो सबसे पहले उसने किसको बनाया है? मलिक जानी को। तो मलिक जानी का नाम याद रखिएगा, मलिक जानी। ठीक है, तुगलक काल में बिहार पर जो है सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था और 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। और फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, और इस समय जब कर्नाट क्षेत्र पर अधिकार किया था तो उस समय कर्नाट वंशी राजा का नाम क्या था? हरि सिंह देव। अभी हमने देखा था कि 3 नाम ही याद रखना है, एक नान्य देव, एक नरसिंह देव, एक हरि सिंह देव, कर्नाट वंश से संबंधित। इसमें हरि सिंह देव के समय में जो है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है आक्रमण किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान जो 1359 के समय बिहार आया था, पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख से उसके द्वारा अनुदान दिए जाने के लिए, यानी कि जैन धर्म के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के जो है प्रमाण मिलते हैं कि इसने जो है कुछ अनुदान दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। और उस काल में बिहार शरीफ का नगर जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है मलिक इब्राहिम का था। कौन सा नाम था? मलिक इब्राहिम का, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा जो है बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज ए सिराज की रचना तबाकत ए नासरी है। तबाकत ए नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है प्रथम बार, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अफगान शासन में जो है बिहार, सिकंदर लोदी। अब अफगान शासन में बिहार की बात करते हैं। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी। अब यहाँ पे अफगान शासन में भी 2 नाम याद रखेंगे, दरिया खान नुहानी और बहार खान नुहानी। ठीक है, बहार खान नुहानी और दरिया खान नुहानी। तो सबसे पहले दरिया खान नुहानी को जो है बिहार का प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र, क्योंकि लोदी वंश तो खत्म, तो लोदी वंश खत्म, तो इब्राहिम लोदी के बाद लोदी वंश खत्म, तो दरिया खान नुहानी का पुत्र जो बहार खान नुहानी बोला कि अब हम स्वतंत्र हो गए भैया, स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने जो है 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में जो है पुनः अफगानों का उदय हुआ। और जब बात करेंगे शेरशाह सूरी का, तो इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम जो है फरीद खां था। बचपन के नाम क्या था शेरशाह का? तो ये फरीद खां था। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। आगे देखेंगे, शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पे पहले क्या था आपका,
दरिया खान नुहानी, दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी, और बहार खान नुहानी की ही विधवा जो है पत्नी का नाम क्या था, दूदू बेगम। तो जैसे ही बहार खान नुहानी जो है इसकी मृत्यु होती है, तो शेर खान ने नुहानी के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र पर अपने अधिकार, बिहार को जो है अपने अधीन कर लिया। और शेर खान ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। यानी कि यहाँ पे जो है बंगाल को जो है पराजित करके बंगाल पर अधिकार कब कर लेता है, 1534 ईस्वी में। कौन? शेर खान। और शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, यानी शेर खान कहता है कि अगर मुझे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को जो है समर्पित कर देगा, और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप में देगा। यानी कि 10 लाख रुपया लीजिए दिनार के रूप में, और चुपचाप रहिए, टेंशन मत लीजिए, यहाँ से जाते रहेगा नजराना। 1539 ईस्वी में जो है चौसा का युद्ध होता है, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, और हुमायूं को पराजित कर उसने जो है शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। और 1540 ईस्वी में कन्नौज, जो बिलग्राम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, कन्नौज के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, जो 1540 में हुआ था, इसमें हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में जो है सूर्यवंश की स्थापना कर देता है। और 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। तो पटना का दुर्ग का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं आता है और आया भी है तो बहुत कम बार आया है कि पटना के दुर्ग का निर्माण कब कराया गया है, 1541 ईस्वी में। तथा इस नगर को जो है बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह ए तारीख ए दाऊदी में मिलता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि पटना को दुर्ग बना के पटना को बिहार की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है, तो अब्दुल्ला के जो है तारीख ए दाऊदी में, या फिर तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है, अब्दुल्ला। ठीक है, ये याद रखेंगे। शेरशाह ने जो है 1543 ईस्वी में रायसीन और 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया। यानी कि गोला जब मारा गया तो जो है क्या कहते हैं, जो आपका किला था, किले से टकरा के फिर इसके बगल में ही जाके वो फूट गया, जिसके कारण उसके फटने से शेरशाह जो है घायल हो गया और इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। ध्यान रखेंगे, प्रारंभ करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह ने इसे पूर्ण करवाया। यानी पूर्ण तरफ बनाने का काम किसने किया है, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम शाह ने। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया है। तो बिहार में रोहतास किला भी बनवाया है। पटना का दुर्ग तो बनवाया ही है, रोहतास किला का भी निर्माण शेरशाह ने किया है। और शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगा निर्धारण किया जाता था। बाद में यही जब्ती प्रणाली जो है अकबर ने भी जो है अपनाया था। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ठीक है। तो पूछ देता है कि शेरशाह के समय में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो दाम कहा जाता था, और चांदी के जो है सिक्के को क्या कहा जाता था, रुपया कहा जाता था। शेरशाह के बाद जो है उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ जो है गद्दी पर बैठा। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बट गया और 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में या फिर सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर देता है और सूर्यवंश का अंत कर देता है। अब बात करते हैं चेरो वंश। ठीक है, चेरो वंश की बात करते हैं तो पाल वंश के पतन के बाद, जब पाल वंश का, जाहिर सी बात है कि पाल वंश का पतन होगा तो बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का जो है उदय हुआ। उन्हीं राज्यों में से एक प्रमुख था चेरो। देखिए, कर्नाट वंश बहुत पहले से चल रहा था और ये पाल वंश के बाद इसका उदय हुआ कौन सा, चेरो का। ठीक है, पाल वंश का जैसे ही आपका नाश होता है तो आप देख रहे हैं कि बिहार है, बिहार में उत्तर बिहार है, दक्षिण बिहार है। तो हालांकि आप कर्नाट वंश देखें उसका लंबा समय तक चला। कर्नाट वंश ने क्या किया, उत्तर बिहार में शासन किया, और चेरो ने क्या किया, ये जो है आपका शाहाबाद, यानी कि जो है वो एकदम ही उत्तर था। ठीक है, मिथिला तिरहुत का क्षेत्र था जो कर्नाट वंशी शासन किए। लेकिन ये जो चेरो शासन किए, इनका जो जगह क्या देखेंगे आप, शाहाबाद जो आपका आरा हो जाएगा। ठीक है, आपका कुंवर सिंह वाला यानी कि आरा बक्सर वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, सारण हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, पलामू, वाराणसी का क्षेत्र था। ठीक है, चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। यानी कि कभी भी एक पाल वंश अगर टूटा तो जितने भी उसके क्षेत्र रहेंगे, जितने क्षेत्र पे उसने शासन किया,
वो वहाँ से जो भी स्थानीय शासक होंगे वो जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे और स्वतंत्र रूप से जो है शासन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि उत्तर में तिरहुत और बात करेंगे मिथिला में तो वहाँ पे आप कर्नाट देखने को मिल रहा है, कर्नाट वंशी, और यहाँ पे आपको देखने को मिला है शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, वाराणसी में चेरो वंश। चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था। 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई जिसमें चेरो की जीत हुई थी। इस वंश का प्रमुख शासक जो है मेदिनी राय था। ठीक है, मेदिनी राय था, और मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे जो है पतन हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे मेदिनी राय का काल क्या था, 1658 से लेकर 1674, और ये जो है ध्यान रखेंगे कब इनके बीच में लड़ाई हुई थी चेरो और उज्जैन के बीच में, 1607 ईस्वी में। तो बस याद रखो आपकी बिहार ये रहा आपका बिहार, यहाँ पे जो है कर्नाट वंशी है, और यहाँ पे थोड़ा सा यूपी वाला भी मैटर आप याद रखेंगे, यूपी ये रहा। तो ये वाला जो पार्ट है यानी कि ये वाले पार्ट पे चेरो का शासन था। मुगल काल में बिहार की बात करते हैं तो शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य की जो है पुनः स्थापना हो गई, और दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी और दाऊद खां करारानी, ये दो नाम अब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अफगान की बात कर रहे थे अफगान का, तो उस समय आपको दो नाम याद करना पड़ा था, एक दरिया खान नुहानी और एक बहार खान नुहानी। जब आप कर्नाट वंश की बात कर रहे थे तो तीन नाम आपको याद करना पड़ रहा था, नान्यदेव, ठीक है, साथ में आपको याद करना पड़ा था नरसिंह देव और हरि सिंह देव। और यहाँ पे आपको शेरशाह सूरी वाला यानी कि जब आप अफगान की बात किए तो दरिया खान नुहानी और बहार खान नुहानी की बात किए। जब चेरो की बात किए तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक शासक मेदिनी राय को याद करना पड़ेगा, और जब मुगल की बात करेंगे तो इस समय ताज खां करारानी और दाऊद खां करारानी को याद करेंगे। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश सत्ता में बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य की जो है पुनः स्थापना हो गई, और दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। अकबर के समय में बिहार की बात करते हैं तो ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने दाऊद खां करारानी को, ठीक है, दाऊद खां करारानी को दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया, और दाऊद खां को जो है करारानी को पटना छोड़ के भागना पड़ा, और दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को जो है मुगलों द्वारा एक सूबा या फिर प्रांत का दर्जा दिया गया। कब? 1580 ईस्वी में। और जब प्रांत का दर्जा दे दिया गया तो अब यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे राजकुमार आएंगे, और राजकुमार जो भी मुगल शासन के होंगे वो शासन करेंगे। यानी अकबर द्वारा मुनीम खां को जो है बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। शुरुआत में मुनीम खां को, और अकबर के समय में राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत है। बिहार में मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। तो यहाँ पे मानसिंह जब ये मजबूत हो गया था तब मानसिंह के समय रोहतास को जो है बिहार की राजधानी बनाया गया, और जहांगीर का जब समय आएगा तो जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ, और इस क्षेत्र से मुगलों को जो है हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को, अब यहाँ से राजकुमार आना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि शुरुआत में बिहार उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, ज़्यादा राजस्व नहीं आता था, तो सबसे पहले चलो मुनीम खां को बिहार का नवा गवर्नर बना दिया। मानसिंह आए, मानसिंह ने थोड़ा सा और मजबूत किया बिहार को, और फाइनली जब ज़्यादा मजबूत हो गया तो अब आएंगे शहजादे, और शहजादे सिर्फ जो है राज करने के लिए आएंगे। परवेज आया, परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। इसके बाद से यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। कब? जहांगीर के बाद। ठीक है, औरंगजेब के समय बिहार की बात करेंगे तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम ही बदल के क्या रख दिया, अजीमाबाद रख दिया, और इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस पर खर्च किया, यानी सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल यानी कि जब मुगलों का पतन हो रहा था उस समय फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया, यानी कि पहला शासक मुगल बादशाह जिसने जो है पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया वो था फर्रुख सियर, वो था 1713 ईस्वी में। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ। अगर प्रथम बोलेगा फर्रुख सियर, और अगर द्वितीय हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय, ये अंग्रेजों ने कराया था इसका। आगे देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद जो है कमजोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, और यहाँ पे जो है बिहार पे मुगलों का अधिकार जो पहले था वो थोड़ा सा कमज़ोर होते जा रहा है, जिस वजह से अब ये किसका पार्ट बनते जा रहा है, बंगाल का पार्ट बन गया। और मुर्शीद कुली खां, अब यहाँ पे कहानी देखिए,
मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार रहा। 1717 से 27 तक किसका रहा? बंगाल और उड़ीसा का, अभी बिहार नहीं आया है। लेकिन उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। अब जब ये नवाब बनता है तो 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला लिया। अब जब बिहार मिल गया तो बिहार का भी तो कोई सूबेदार बनेगा। तो 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को अपना उप सूबेदार यानी बिहार का उप सूबेदार नियुक्त करता है कौन? सुजाउद्दीन। और 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। यानी सुजाउद्दीन के बाद नवाब कौन बनता है? तो यही बनेगा आपका सरफराज खां। और सरफराज खां बनेगा 1739 ईस्वी में। और अलीवर्दी खां क्या है? उप सूबेदार ही है। कहाँ का? बिहार का। लेकिन अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में जो 1740 ईस्वी में होता है, इसमें सरफराज खां को पराजित कर देता है। और जैसे ही पराजित करेगा तो बंगाल का नवाब बन जाता है कौन? अलीवर्दी खां। और उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। क्योंकि ऑलरेडी सरफराज के अधीन कौन था? बंगाल और उड़ीसा था। और बिहार का ये उप सूबेदार था ही। और जैसे ही सरफराज को हराता है, गिरिया के युद्ध में गिरा देता है, ऐसे याद रखो आप, गिरिया के युद्ध में सरफराज को गिरा देता है यानी हरा देता है, वैसे ही ये तीनों क्षेत्र का यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब बन जाता है। अब बात करते हैं सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म और बिहार की बात करते हैं तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इन 10 सिख गुरुओं में से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह का संबंध जो है बिहार से था। पहला, 9वां और 10वां। गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों की यात्रा की। वे बिहार में प्रथम भ्रमण करने वाले सिख गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। ये भी क्या थे? ये भी जो है सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, गुजरी देवी से गुजर गए थे, और जो माँ बनने वाली थी। और यही पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म हुआ। बस याद करना आसान हो जाता है, चीज़ों को थोड़ा सा मेनोमिक्स के तौर पे, ट्रिक के तौर पे, मजाकिए तौर पे अगर याद करें तो। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु जो हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में जो है 10वें गुरु बने। और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया है? 1699 ईस्वी में। और तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब सिख धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। इसे श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही अब हमारा स्टार्ट होगा आधुनिक बिहार। आधुनिक बिहार से एक बार 5 मिनट में हम लोग जो है जो भी आज पढ़े हैं वो देख लेते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? 5 मिनट में हम इसको देख लेते हैं। हम बौद्ध धर्म से आज स्टार्ट किए थे, ठीक है? बौद्ध धर्म में हमने क्या क्या देखा? बौद्ध धर्म में एक आपको एडविन एल्ड्रिन का याद रखना है, ठीक है? ज़्यादा जो है अलग था, ठीक है? इसके बाद से आप ये आता है, ये क्वेश्चन आता है कि ये जो है किस कुल से संबंधित है? क्षत्रिय, शाक्य कुल, ठीक है? शाक्य कुल। और साथ में ध्यान रखेंगे यहाँ पे बाकी कितनी बार ये सब बाकी क्वेश्चंस की न जाने कितनी बार आ चुका है। ये बौद्ध धर्म के 10 सील हैं। 5 शुरू के 5 जो है सभी के लिए अनिवार्य थे और 10 को अपनाना बौद्ध भिक्षु का काम था। और अंतिम 5 को नहीं अपना सकते थे गृहस्थ, मतलब कि नहीं अपनाए तो कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे सब चीज़ ठीक ठाक है। आगे देखते हैं हीनयान महायान विशेषताएं याद रखेंगे। सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना प्रथम में, महासंगी का स्थावीर का द्वितीय में, तीसरे में अभिधम पिटक, चौथे में महायान हीनयान का जो है 2 भागों में बंटना। और साथ में आप देखेंगे कि अभिधम पिटक में क्या है तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। विनय पिटक में नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक में जो है उपदेशों का संकलन है बुद्ध के। और इसके बाद से देखेंगे आप जो है जैन धर्म में देखेंगे तो जैन धर्म में आप देखेंगे कि 4 महाव्रत का जो है वो आपके 23वें जो आपके तीर्थकर थे पार्श्वनाथ द्वारा, और जबकि महावीर स्वामी द्वारा जो है इसमें जो है 5वां महाव्रत जोड़ा गया जिसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया इनके द्वारा। और ये जो इनका कुल का नाम क्या था? ज्ञात्रिक कुल था। आगे देखेंगे यहाँ पे इसके दोनों जो है अध्यक्ष स्थूलभद्र और देवर्षि क्षमा श्रमण को याद रखेंगे। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी में। यहाँ पे दिगंबर श्वेतांबर पहले में, और साथ में 12 अंगों का संकलन भी। और द्वितीय में जो है जैन धर्म का अंतिम संकलन कर दिया गया, यानी कि सारे जो भी ग्रंथ थे वो सब द्वितीय में किए गए हैं। अनेकांतवाद, स्यादवाद, सब भंगी ज्ञान, इसका संबंध जो है जैन धर्म से है, याद रखेंगे। शुंगवंश आता है, इसमें बृहदत्त
को मारकर जो है पुष्यमित्र शुंग बनते हैं। 2 ये अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, पतंजलि इनके पुरोहित होते हैं। देवभूति अंतिम रहता है, देवभूति को मारता है वसुमित्र। वसुमित्र के बाद जो है वसुमित्र जो है कण्वंश की स्थापना करता है, और उसके बाद से जो है अंतिम शासक सुशर्मा रहता है, सुशर्मा को मार देता है। सातवाहन शासक शिवमुख यानी सातवाहन वंश के जो है संस्थापक शिवमुख मार देते हैं। कुषाण वंश की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 आक्रमण हुए हैं भारत पे, जो है हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। कुषाण अंतिम रहते हैं। कुषाणों में कुजुल फिशस को याद रखेंगे तांबे के लिए, बीम फिशस को दिया नहीं है इसमें, बीम फिशस को सोने के लिए और मतलब गोल्ड के लिए, और उसके बाद से तो आपको कनिष्क को याद करना ही है जो सबसे प्रमुख रहे इसमें। और इसके बाद से आप याद रखेंगे चौथी बहुत संगीति। गुप्त वंश की बात करेंगे तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, और जब चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो महाराजा धीराज की उपाधि इसने सबसे पहले यही इसने किया था, जबकि महाराजा की उपाधि घटोत्कच गुप्त ने धारण किया था। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो भात करने नेपोलियन को स्मिथ ने कहा था। पर क्रमांक, अप्रतिरथ, ठीक है, कविराज, ये सब उपाधियाँ समुद्रगुप्त को मिली हुई हैं। इसने भी एक अश्वमेध यज्ञ कराने का जो है इसके साथ भी जो है अश्वमेध यज्ञ इसने भी कराया है समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो ये शकों को हराया था। विक्रमादित्य की उपाधि इसके बाद से इसको मिला था। कुबेर नाग की जो है कुबेर नाग और ध्रुव देवी से विवाह किया था। कुबेर नाग से जो है पुत्री पैदा हुई और ध्रुव देवी से जो है कुमारगुप्त प्रथम पैदा हुए थे। मेरौली लौह स्तंभ का संबंध जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ये याद रखेंगे। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा जाता है। गुप्त प्रशासन में आप आएंगे तो 1/4 से 1/6 टैक्स सिस्टम हो जाएगा। सबसे प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे तो ताम्रलिप्ति हो जाएगा यहाँ पे। जबकि मौर्य काल में क्या था, मौर्य काल में भरूच या फिर भरौच था, गुजरात वाला। और यहाँ पे पैसा वाला ध्यान रखेंगे, दिनार या फिर चांदी के जो है रुपये का, सोने का दिनार, ये बात हो जाती है यहाँ पे। एरन अभिलेख याद रखेंगे, भानुगुप्त का सती प्रथा का उल्लेख किया गया है इसमें। पाल वंश में आएंगे तो गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय धर्मपाल जो है बिहार शरीफ में किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ साथ सोमपुर विहार भी निर्माण करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का संबंध जो है धर्मपाल से है। वत्सराज ने इसको हराया था एक बार, फिर बाद में वत्सराज को और साथ में ध्रुव राष्ट्रकूट शासक ध्रुव दोनों को हराकर जो है कुछ समय पर कन्नौज पर अधिकार भी किया था धर्मपाल ने। देवपाल ने राजधानी जो है मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। और इसके बाद से जो है आप देखेंगे यहाँ पे प्रज्ञा पारमिता, शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन से संबंधित है। फिर आप याद रखेंगे प्रज्ञा पारमिता के साथ साथ ललित विस्तार, बुद्ध की लीलाओं का वर्णन, जातक कथाएं जो है पूर्व जन्म की जो है कथाएं यहाँ पे दी गई हैं। तुर्क शासन में आप याद रखेंगे उदंतपुरी विहार हो गया, या फिर आपका नालंदा हो गया। विक्रमशिला सबको नष्ट करने का कार्य जो है अकेले उठाया था बीड़ा बख्तियार खिलजी ने। और यहाँ पे लक्ष्मण सेन को याद रखेंगे, भाग गया था। सेन वंश का उस समय शासन था। अली मर्दान जो है बख्तियार खिलजी को मारा था। स्थानीय शासन में जो है तीन नाम याद रखेंगे स्थानीय शासन में। एक हो जाएगा आपका नान्यदेव, कर्नाट वंश से संबंधित नान्यदेव, दूसरा हो जाएगा नरसिंह देव, और तीसरा हो जाएगा आपका हरि सिंह देव, याद रखिएगा। सल्तनत काल में आप याद रखेंगे मलिक जानी को याद रखेंगे, ठीक है, मलिक जानी और मलिक इब्राहिम को, जिनको मलिक बयां के भी नाम से जाना जाता है। मिनाज सिराज को ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक तबाकत नासिरी। अफगान में आपका दरिया खान ऊहानी और बहार खान ऊहानी, और उसके बाद से तो सिकंदर लोधी यहाँ ही जाएगा, ठीक है। सिकंदर लोधी नहीं, शेरशाह सूरी को याद रखेंगे। और इसके साथ ही शेरशाह सूरी इनकी जो है बहार खान नुहानी की विधवा दुदू बेगम से विवाह करेंगे, शेर खां। और फाइनली जो है इस्लाम शाह आएंगे, और इस्लाम शाह के बाद जो है सूर्यवंश 3 भागों में बढ़ जाएगा। सिकंदर सूरी को जो है पराजित कर देगा हुमायूं, और उसके बाद से जो है सूर्यवंश खत्म। चेरों में आप मेदिनी राय को याद रखेंगे। मुगल काल में बात करेंगे तो ताज खां करानी और दाऊद खां करानी को याद रखेंगे। और इसके बाद से जो है आप यहाँ पे अलीवर्दी खां, मतलब मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन के बाद सरफराज के साथ ही जो है अलीवर्दी खां का गिरिया का युद्ध। और फाइनली जो है सिख धर्म की बात करेंगे तो 3 गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन तीनों को याद रखेंगे। आधुनिक बिहार का इतिहास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।